नमस्कार। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मौसम बदल रहा है, उसके अनुसार आप अपने आप को सँभाल के रखें, क्योंकि इसमें वायरल फ़ीवर होना संभावित है। और साथ ही साथ अगली वीडियो में हम फिर से इतिहास के ही प्रैक्टिस सेट आरओ के 3 में आए हुए हैं और इसमें इतिहास के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू को लेकर के और साथ-साथ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है और आरओ-एआरओ का संभावित डेट, एपीएस का संभावित डेट, पीसीएस का संभावित डेट लगभग-लगभग आ गया, लोग जान रहे हैं बहुत जल्द। दिवाली के पहले या फिर दिवाली के बाद इसका ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग दिवाली की कम छुट्टियों में दिवाली मनाइए और अपने आप को पूर्ण निरंतरता के साथ में लगे रहिए, ताकि ये अच्छे तरह से अगली दिवाली जो है एकदम बहुत अच्छे तरह से अपने परिवार के साथ, साथ में बैठ कर के मिठाई रसगुल्लों के साथ दिवाली मनाएँगे। तो इसलिए लगे रहिए, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं जाएगी। मेहनत करने वाले सफल होते हैं, देर आज नहीं तो कल होना ही होना है सफल। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। हाँ, पहला प्रश्न भारत भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछ रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? ऑप्शन है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। बताइएगा कौन है? आंसर सही है बी, चर्चिल थे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1940 से 45। ठीक। चर्चिल इतिहासकार, इतिहासकार, लेखक और कलाकार, कलाकार भी रहे हैं। इन्होंने गांधी को गांधी को राजद्रोही, मिडिल टेम्पल वकील कहा है। टेम्पल वकील कहा है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गांधी को, क्योंकि ब्रिटेन में वकीलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें से एक श्रेणी के गांधी को राजद्रोही, मिडिल टेम्पल वकील के तहत संबोधित किया है। और चर्चिल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन से सन में, कौन से ईयर में दिया गया था। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन बंबई, मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली। आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि बंबई पुणे में ही आता है। ठीक है, पुणे में ही यहीं पर इनको बंदी बनाया गया था। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज ये आप लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन तब शुरू किया गया था जब 1942 में भारत में क्रिस्प मिशन आया था और वो खाली हाथ वापस लौट गया था। तो भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इसमें मामला ये होता है कि जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान जो है कि अपने सफलता के साथ साथ सिंगापुर, वो बहुत उसमें उग्र था। द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर, मलाया, बर्मा,
बर्मा विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हुए वो भारत की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। तो उस समय गांधी जी ने बोला था अंग्रेजों को, गांधी जी ने बोला था, स्टेटमेंट बड़ा है, गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को एक संगठित भारत के लिए छोड़ दो। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था उसी टाइम में कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो और संगठित सुव्यवस्थित छोड़कर चले जाओ। तो उसके बाद इन लोगों ने मिलकर, कांग्रेस वालों ने मिलकर के एक वर्धा प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, ठीक है, 1942 को वर्धा प्रस्ताव लाते हैं। इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। अभी समझिएगा चीज को, भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा प्रस्ताव में पारित किया जाता है। अभी इसकी एक पृष्ठभूमि अलग है। इसी में प्रस्ताव में जब पारित किया जा रहा था तो गांधी जी को थोड़ा सा ये लगा कि हो सकता है कि प्रस्ताव न पारित हो, तो गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं बालू की रेत से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, बालू की रेत से ही कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा, पार्टी खड़ा कर दूंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था गांधी का, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा। फिर 1 अगस्त 1942 को, ठीक है, अहमदाबाद में, सॉरी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। तिलक दिवस मनाया गया था इलाहाबाद में। ये एक नया स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद में 1 अगस्त 1943 तिलक दिवस मनाया गया। इसी में नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम आग से खेलने जा रहे हैं, तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो हमारी तरफ उल्टी भी ऊपर, हमारी तरफ उल्टी भी आ सकती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी टाइम पे दिया था। इनका कहने मतलब है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन जो चला रहे हैं वो एक दोधारी तलवार की भांति है, और इसका प्रतिरोध ये कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम सफल ना हो और इसका प्रतिरोधक क्रियात्मक कार्रवाई हमारे ऊपर भी बन करके आ सकती है, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए नेहरू ने चीजों को आगे जब बढ़ाया, उसमें निकल के आता है कि आगे चलकर 7 अगस्त, ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक, ग्वालियर टैंक के मध्य में कांग्रेस का अधिवेशन होता है।
कांग्रेस अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। इसमें नेहरू ने पंडित नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, ये भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में 7 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, वहां भी पेश किया गया। फिर ये 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। ठीक, और इसी स्वीकार करने के बाद इसी अधिवेशन में गांधी जी एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं जो लगभग 70 मिनट का रहता है। सबसे लंबा भाषण देते हैं। उसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। उस मंत्र को उन्होंने बोला, वो मंत्र उनका था करो या मरो का था नारा। आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी का नारा है करो या मरो। करो या मरो का मतलब ये है कि हम भारतवासी भारत को या तो आजाद करा ले, या आजाद कराने के दरमियान उसके परिप्रेक्ष्य में आजाद कराते हुए दौरान हम दिवंगत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। ये स्टेटमेंट आपका चीज है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा भी जा सकता है, अभी तक पूछा भी गया एक आध दो बार, इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर ये 9 अगस्त को 1942 को सुबह सुबह, अब हम लोग आ रहे हैं कि गांधी जी को गिरफ्तारी का मामला क्या है। जब अगस्त प्रस्ताव हो गए, रात में ही प्लान बना लिया गया गवर्नर जनरल के द्वारा, इसलिए सुबह ही 9 अगस्त को 1942 सुबह सुबह ऑपरेशन जीरो ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से गांधी जी भी थी, सरोजिनी नायडू थी, हाँ, गांधी जी की पत्नी भी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया। मुख्य हम देख लेते हैं 2-3। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। पुणे के आगा खां पैलेस में, ठीक है। ये इसीलिए ऑप्शन में मुंबई आ जाता है, क्योंकि मुंबई प्रांत के अंतर्गत उसमें पूरे आता था। प्रांतों में डिवाइड किया गया था चीजों को, मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत, अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये इस हिसाब से चीजें चल रही। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो गए जब ऐसा ऑप्शन आए। अगर स्पेशली पुणे लिखा हुआ आगा खां पैलेस, नो डाउट। अगर ये नहीं है तो मुंबई है, तो आप मुंबई आंख मूंद के मार के आइए। एक चीज और देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कस्तूरबा गांधी प्लस क्या नाम, सरोजिनी नायडू, इनको भी इसी आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, अब बात आ जाती है कि पंडित नेहरू को
पंडित नेहरू को अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है बताइएगा, यूपी में कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, बांकीपुर कभी कभी पटना भी दिखता है तो वही है, एक ही है, ठीक है, बांकीपुर पटना। एक नाम और, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको बांकुड़ा में, बांकुड़ा में रखा जाता है इस टाइम पे, ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार करके, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये हो गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है, किसने कहा है? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र, बी आर कोपलैंड, सी आर सी मजूमदार, ठीक है, डी पी रॉबर्ट्स। आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा आर कोपलैंड। ये ब्रिटिश था जो भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश राज का शिशु बोला था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद को ये ब्रिटिश राज का शिशु है, बच्चा है। अगला प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो स्टेटमेंट वाइज हैं, तो उस पर सिर्फ हम लोग आंसर देखते हुए चलेंगे, उसमें डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है, जहां डिफाइन करने के लिए है वहां मैं ज्यादा से ज्यादा डिफाइन कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसने 1946, ये 1946 भी कहीं दिखता है लेकिन 1945 और 46 कहीं कहीं मिस प्रिंट से आपको क्वेश्चन पेपर में भी और वैसे भी दूसरे गाइड जो आप यूज करते हैं 46 आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1945-46 में आजाद हिंद फौज की ओर से, आजाद हिंद फौज, ये आप लोग देखिएगा, आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले का जो मुकदमा चलाया गया था 45-46 में, मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता पूछ रहा है, अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन देखिए, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था अध्यक्षता? आप लोग आंसर बताइए, आंसर बताइए। पानी नहीं है क्या? अरे रुक जा, पानी। आंसर, अध्यक्षता की बात है तो भूलाभाई देसाई कर रहे थे, ठीक है। आजाद हिंद फौज की अगर हम बात करें, आजाद हिंद फौज, ठीक है, 1943 में ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, जो वास्तविक है, लेकिन इसका जो मेन चीज है मोहन सिंह के माध्यम से देखा गया है। एक सेकंड आप लोग देखते रहिए, जरा मैं पानी पी लूं, गला बैठ रहा है। सॉरी डिस्टर्ब के लिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का मेन निकल के आता है, जिसके उपलक्ष्य हम लोग देखते हैं, ये सिंगापुर, सिंगापुर में 1943 में था, ठीक है, बनाया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस के मामले में हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि इनका क्या क्या रोल रहा है इस मामले में। 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे
1938 में इन्होंने हरिपुरा की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1938 में कहाँ पे? हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन किया था, इन्होंने अध्यक्षता की थी, हरिपुरा की अध्यक्षता, ठीक है। 1939 में भी इन्होंने त्रिपुरी की अध्यक्षता की थी। इसमें यह था कि गांधी जी नहीं चाहते थे 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। उनके विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि महात्मा गांधी किसका सपोर्ट कर रहे थे 1939 में, ठीक है। हालांकि इन्होंने फिर अध्यक्ष चुनने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, अध्यक्षता पूरी तरह से किए नहीं। उसके बाद ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, इनकी त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन चुना गया था, ठीक है। 1939 में ही त्यागपत्र देने के बाद, ठीक, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उसके बाद 1940 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर घर में ही नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। ये जनवरी 1941 में घर से निकल करके पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से निकल गए थे, ठीक है, बाहर निकल गए। फिर ये यहां से फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता से ये पेशावर गए। आज पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर में अपने मित्र, ठीक है, अपने मित्र भगत राम की मदद से, भगत नाम भी कभी कभी पूछ लेता, भगत राम की मदद से, ठीक है, ये काबुल गए। काबुल से ये रूस गए और रूस से ये जर्मनी गए। और इसी जर्मनी में उस समय हिटलर से इन्होंने मुलाकात की। और हिटलर से मुलाकात जब हुई, हिटलर ने इनको पूरी तरह से सहयोग देने की बात करता है, पूर्ण रूप से सहयोग देता है और कहता है कि जो भी चीजें होगी हम, उसी जर्मनी की जनता ने इन्हें नेताजी कह करके संबोधित किया था, ठीक है, इन्हें नेताजी समूह। एक चीज इसमें यह है कि इनके सहयोग से उस टाइम जर्मनी प्लस इटली में जो भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सैनिकों को छोड़ दिया गया और इनको मिला करके सुभाष ने मुक्ति सेना बनाई थी। कौन सी? मुक्ति सेना। अभी एक क्वेश्चन आएगा, उस पर हम बात करेंगे, वही सेना होगी मुक्ति सेना। आप लोग उसको यहां से कनेक्ट कर लीजिए, सिर्फ मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। और इन्होंने इसी टाइम पे बर्लिन से, अब ये ताकत में आ गए सुभाष चंद्र बोस, बर्लिन से ही इन्होंने भारत के समर्थन में प्लस अंग्रेजों के विरोध में
भाषण दिया था बर्लिन रेडियो से। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे इसका जो पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज का जो मामला है, उसमें आज़ाद हिंद फौज का मेन कैप्टन जो थे मोहन सिंह थे, वो तो मैं बता दिया। 1943। प्रथम कैप्टन मोहन सिंह ये थे। और इसके साथ साथ इनसे रासबिहारी बोस भी जुड़े हुए थे। रासबिहारी बोस का जुड़ा होने का मुद्दा जो है यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रासबिहारी बोस ही थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इसकी अध्यक्षता सौंपी थी। कब सौंपी थी? यहाँ पे जगह है, जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की अध्यक्षता पंडित सुभाष चंद्र बोस को, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया। ठीक है, एक ऊपर मिटा देते हैं। ठीक, 21 अक्टूबर 1943 को ही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी हैसियत के अनुसार सिंगापुर में, ठीक है, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की। ठीक है, उस समय के जर्मनी, रूस, इटली वगैरह ये सब राष्ट्रों ने मिलकर के इस सरकार को तवज्जो दिया और लीगल घोषित किया। ठीक, इसके बाद जापान जापान भी इसमें था, इनको महत्व दिया था। जापान ने इनको अंडमान, डेट थी 8 नवंबर 1943, 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार, ऐसा समझ लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष जी को सौंप दिया। ठीक है, इन्होंने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा, शहीद द्वीप रखा। और निकोबार का स्वराज। ठीक, लाल किले का मुकदमा 1945-46 का था। इसमें जिनको अभियुक्त बनाया गया था उसमें से देखते हैं कौन कौन थे। मेजर शाहनवाज, लाल किले में अभियुक्त। मेजर शाहनवाज, ठीक है, शाहनवाज खां लगा दीजिए। दूसरे थे कर्नल प्रेम सहगल, ठीक है,
तीसरे थे कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है। चौथे थे लगभग यही 3-4 लोग थे। इसको इन लोगों को की बचावत में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी थी अध्यक्ष भूलाभाई देसाई जी कर रहे थे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज बचाव समिति। ठीक है। अध्यक्ष भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई। सदस्यों में थे जो आपके नाम ऊपर दिए गए हैं, उसमें से सब थे। एक चीज इसमें और डाल लीजिएगा, अरोड़ा आसफ अली। ठीक है। अरोड़ा आसफ अली ये लोग थे। ये अध्यक्ष थे। ये मेंबर थे। ठीक है। कौन कौन? कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस अरोड़ा आसफ अली। ये भी थी। ठीक है। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य पूछा नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। कैबिनेट मिशन यहां देखते हैं। मार्च 1946, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। उस समय वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड बेवेल। इस समय ये वायसराय थे। ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का वही अबुल कलाम आजाद। अभी एक अबुल कलाम आजाद के मामले में आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा कि उसमें अध्यक्ष कौन था उस समय। अबुल कलाम आजाद। हाँ। और उनके माध्यम से डिस्प्यूट आएगा। ये 40, 41 और 45 में अध्यक्ष रहे हैं। इसमें कौन नहीं था आप बताइएगा? सीधे सीधे जब ये वायसराय था तो ये नहीं था। ये थे, ये थे, ये थे। ये इसके अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस जो थे भारतीय सचिव थे। क्या थे? भारतीय सचिव। ठीक है। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? सब मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। क्या थे? बताइए। नौसेना के प्रमुख। ठीक। ये आपका
कैबिनेट मिशन। आप लोग कमेंट बताइए कि कैबिनेट मिशन क्यों आया था, उसके प्रावधान, उसके सारी चीज़ें, एक्टिविटी, उसकी गतिविधियाँ क्या-क्या थी। उसके बाद जब भारत में संविधान लागू होने की बात की जाती है, वो क्या चीज़ें था, कैसे लागू होता है, क्या उसके प्रोसेस निकल के आते हैं, क्या उससे कुछ रिलेट करता है कैबिनेट मिशन? कि भारत में जो संविधान बनाने संविधान सभा का गठन किया गया था, उससे कुछ संबंधित है? बताइएगा। ठीक? इसमें ये मैं आपको बता ही देता हूँ कि अबुल कलाम आज़ाद 1946, देखिए जब कैबिनेट मिशन आया था, मार्च 1946 में आया था। इस समय अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन नवंबर 1946 में आपको जो अध्यक्षता होती है, उसमें जेबी कृपलानी थे। ठीक है, इसलिए कभी क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि वो मार्च में आता है और 1946 के नवंबर में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता मिलती है। ठीक, इसलिए कंफ्यूजन खत्म रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 6, कैबिनेट मिशन आगमन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? लीजिए अगला ही क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन आगमन के समय अध्यक्ष कौन था? बताइए, इजी आंसर दिख रहा है? ठीक है, कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद थे। जेबी कृपलानी कब थे? नवंबर 1946। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। राजगोपालाचारी क्या थे? कुछ नहीं, उस टाइम पे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा, किसने कहा? बताइएगा आंसर। एक मिनट, 6 7, ठीक है, बताइए 7 का क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, देश नायक कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? बताइएगा। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जो ऐसे क्वेश्चन उसको फटाफट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? अभी एक सेना का हमने जिक्र किया था, वही सेना, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना। लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर। सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर। मुक्ति सेना बनाई थी ना, इटली और जर्मनी में जो भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार अरेस्ट कर लिए थे, उनको मुक्ति दे करके, उनसे छुड़ा करके, उनके सहयोग से माध्यम से मुक्ति सेना बनाई सेना। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ब्रिटिश शासन, यहां से, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, किसने कहा? किसने कहा था? के एम पडिक्कल, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल। आंसर बताइए 10 का। 10 का ये हो जाएगा, के एम पडिक्कल ने ये स्टेटमेंट कहा था। आजकल स्टेटमेंट भी पूछ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताया जिसने नौकरशाही को यूरोपीयकरण और ऊंचे पदों पर
भारतीयों को न शामिल करने की नीति अपनाई थी? कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 93। आइए कॉर्नवालिस को थोड़ा सा इसकी गतिविधियों को देखते हैं कि इसने क्या क्या चीजें की है, क्या क्या भारत में सुधार, असुधार, अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या क्या इसके टाइम पे हुआ। हालांकि एग्जाम में तो फैक्ट ही पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग वगैरह में, तो इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न क्या कहता है उसके बाद हम बताते हैं। नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों में भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। कॉर्नवालिस ब्रिटिशों को सॉरी भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखा जाता था। इसने यह नीति अपनाई कि जिस पद के लिए ब्रिटिशर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उसी पद के लिए भारतीयों को भर्ती किया जाए नौकरशाहों में। और इसने ज्यादा सबसे बड़े पदों में सूबेदार तक के पद के लिए भारतीयों को रखा। इसके ऊपर ब्रिटिशर्स को ही इम्पोर्टेंट देता था और उन्हीं के लिए था। ये था इसकी नीति कि भारतीयों को शामिल न करने के ऊंचे पदों भी भारतीयों को शामिल नहीं करना चाहता था। इसकी नीति थी। इसमें इसने क्या कि इसके टाइम पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। इसी के टाइम पे 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। उसमें टीपू सुल्तान था। ठीक है। अगला ये था कि प्रांतीय प्रांतीय न्यायालय, 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना 4 प्रांतीय न्यायालय कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता प्रांतीय न्यायालय की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। ढाका में भी हुआ था। अभी हम लोग कल परसों विश्वविद्यालय की बात किए थे। ठीक है। मुर्शिदाबाद, और चौथा था पटना में। 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की। इसी टाइम पे 1789 में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लग गया था। यही कॉर्नवालिस है जिसे सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा, सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय नागरिक सेवा भी इसी टाइम पे आया था। भारतीय नागरिक सेवा जिसे इस्पात का चौखट इस्पात की चौखट कहा जाता है। ठीक है। ये रहा। कॉर्नवालिस कोड भी इसी के टाइम पे आया था। 1793 में। ठीक है। और बंगाल में इसी टाइम पे
परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त, ठीक। अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 में, और ये ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि गाजीपुर यूपी में है, ठीक है। ये कार्नवाल, इसके बारे में इतनी जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? करजन के प्रशासन की तुलना, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक था, बंगाल विभाजन तक, ठीक है। इसकी तुलना औरंगजेब से किसने की थी? लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बताइएगा अगर हो सके तो। आइए देखते हैं। बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका ऑप्शन है बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना की थी। अगला प्रश्न फिर कर्जन की ही है शायद। फूट डालो और राज करो की नीति, रणनीति किसने अपनाई, किसके द्वारा अपनाई गई थी? आंसर, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक था। इसलिए फूट डालो और राज करो की नीति कि आप लोग जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, उत्तरी बंगाल और पूर्व पश्चिमी पूर्वी बंगाल में। असम और सिलेट को काट के अलग कर दिया, इधर कर दिया गया था। उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, कपड़े की होली जलाई गई थी, गांधी जी यात्रा कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वहां के जितने एकदम बड़े से बड़े दिग्गज नेता थे स्वाधीनता संग्राम में जुड़े हुए थे, हर एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, वो एक्टिविटी थी। आइए देखते हैं कि कर्जन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905 रहा। ये काफी सुधार किया, सुधारों के नाम पे रहा। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो दाग लगता है, बंगाल विभाजन के माध्यम से भारतीयों को ऐसे ग्रस्त अवस्था में आपस लड़ाई में लड़ा कर उलझा देना चाहता था जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए। लॉर्ड कर्जन 1905, ठीक है। इसने एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 पुलिस आयोग का गठन किया, ठीक है। स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग 1901 में, ठीक है। इसी ने ही भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसमें दो चीजें अभी निकल के आती है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय आयोग 1904 में, ठीक है। इसी ने एंटोनी मैकडोनाल्ड
जो आप लोग खाते हैं मैकडी में जाकर के, वो नहीं, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग 1902, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग 1902 की स्थापना विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में किया था टॉमस रैले। टॉमस रैले की अध्यक्षता में इसने किया था। इसी के टाइम पे, एक सेकेंड जरा डिस्टर्ब कर रहा है ये। सीआईडी का गठन किया गया था 1903 में, ठीक है। और जगह है, आ रहा है, ठीक है। और पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो पुरातत्व सर्वेक्षण भी इसी के टाइम पे आया था। कब आया था? प्राचीन स्मारक सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक सर्वेक्षण 1904, ठीक। बंगाल विभाजन इसके टाइम पे हुआ था 1905 में, वो पता है सबको। फिर जान लीजिए 1905, ठीक। उसके बाद रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। और एक तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन, भेजा था इसने 1904 में, ठीक है। ये लास्ट वाला आपको यहाँ देख लीजिएगा। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? आप लोग बताइएगा। 1833, 1853, 1558 और ये 1858 होना चाहिए। और 1882 कब किया गया था? बताइए। आंसर होगा बी, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई थी। खुली प्रतियोगिता इसी में प्रारंभ किया गया था 1853। इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। और इसी टाइम पे एक किशन आयोग
एक्शन आयोग के माध्यम से न्यूनतम लोक आयोग के लिए सिविल सेवा के लिए न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 23 साल उम्र ये निर्धारित किया गया। और इसके साथ साथ एक चीज देख लेते हैं, ये जो आयोग बनाया गया था लोक सेवा में सुधार के लिए बनाया गया था, इससे संबंधित कुछ 2-4 लोक सेवा सुधार की समितियां देख लेते हैं। 1976 में कोठारी समिति बनी थी लोक सेवा आयोग से कुछ सुधार के लिए, कोठारी समिति। 1989 में सतीश चंद्र लोक सेवा में सुधार के लिए बनी थी। और एक और देख लेते हैं 2004 की होटा समिति, होटा समिति। ये विभिन्न समितियां बनी थी लोक सेवा आयोग के सुधार के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत गजब का प्रश्न है। 15 इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए बी सी डी, थोड़ा सा टाइपिंग होगा लेकिन नंबर आप देखिएगा। आंसर बताइए। चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1858 और पीट्स इंडिया एक्ट 1784। आंसर चलिए बात करते हैं, आंसर इसका क्या होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना की गई। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हो जाएगा। डी का 1, ये डी का 1 2 हो गया। ठीक है, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 से। ये मतलब 1 का 2। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। कंपनी के निदेशकों को कंपनी प्रबंधन समिति प्रस्ताव 4, ये 1 बी का 4 हो जाएगा। 1858 का अधिनियम से भारत का शासन अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ये सही है। और आपका डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर मिलाइए। 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। आंसर आपका ये सही है। ठीक है, इसमें बहुत है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था किस एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, 1853, 1835। 16 नंबर है, ऑप्शन इसका सही है 1853। 1853 के तहत ये किया गया था, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये होगा 1853। इसमें क्या हुआ था, डायरेक्टरों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, 24 थी जो कि 18 कर दी गई थी डायरेक्टरों की संख्या। इनमें से 6 जो है क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत 6 क्राउन, इनमें से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, और इसी में एक विधान परिषद, एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसके अधिकतम सदस्य
अधिकतम सदस्य 12 होंगे। ये जो 6 क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, उसके बाद जो बच रहे हैं 12 लोग, ये क्या वो प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? अभी ये हम लोग प्रश्न देखे हैं मिलाने वाले में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781, 1813, 1884, पीट्स इंडिया एक्ट। इसका आंसर डी, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। इसमें कंट्रोल बोर्ड को सैनिक, असैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी पूरे अधिकार दे दिए गए थे। इसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह भी कहा गया था, गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के किसी भी भारतीय नरेश का न सहयोग कर सकता है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। ये चीजें कर दी गई थी। और ये जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका एक सचिव बनाया गया था, जो सचिव के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बोल रहा है कि एक नहीं सुमेलित है, उसके बारे में बात करना क्या नहीं है। बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लिखे थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्ता। इसमें से बाल गंगाधर तिलक केसरी लिखा था, इसके साथ साथ इनका मराठा था पत्रिका। ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया कॉमनवेल, ठीक है, दादा भाई नौरोजी रफ्तार गुप्तार, ये ठीक है। इसका जो आंसर ये है, ये गलत होगा। इन्होंने मूक नायक लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दास कैपिटल, अमरसेन, कार्ल मार्क्स, हेनरी मैकियावेली। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर सी, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। सॉरी, आंसर बी सही लगा लेकिन बोल कर दी। आंसर बी, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस सन में पब्लिश हुई थी। किस सन में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस सन में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। संघर्ष की ओर पुस्तक, संघर्ष की ओर, अपना भी संघर्ष कम नहीं है, तो ये पूछ रहा संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका उपनाम क्या है। ठीक है, और आज तक के लिए इतना। और संभावित डेट चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्द फाइनल डेट लोक सेवा आयोग के माध्यम से आ जाए, इसलिए आप लोग तत्पर लगे रहिए। आप लोगों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। लगे रहिए। तब अगले वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।